डिफिकल्टीज में कोई डाउट? कौन सा 18? देखो क्या दिया 18 क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने आप लोगों के लिए वो भी नहीं बना टेक्स्ट बुक का थोड़ा एग्जाम्पल क्या बोला है क्वेश्चन? बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड बाय सपोर्ट विच आर 12 meters apart. Since the load is concentrated at its center, there is a deflection of 3 meters at the center, and the deflected beam is in the shape of a parabola. How far from the center is the deflection 1 meter? तो क्वेश्चन का मतलब समझ आया? तो क्वेश्चन ये बोलना चाहिए सपोज ये जो मेरे हाथ में मार्कर एक बीम है, इसको नीचे यहाँ से दोनों तरफ से सपोर्ट किया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है 12 मीटर, राइट? इसको ऊपर से मैं कुछ सेंटर से कुछ वेट डाल तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्ट होगा तो उसका शेप कैसा बनेगा? पैराबोलिक। अगर उसका डिफ्लेक्शन होगा तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा कि भाई ये पहले रोड था, उसको मैंने बीच में कुछ इतना वेट डाला कि वो डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब वो स्टिफनेस उसकी स्थिति को डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिफ्लेक्टेड बीम जो होगा उसका शेप कैसा होगा? पैराबोलिक, राइट? ये सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? सेंटर। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? सेंटर से। और सबसे ज्यादा जहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना दिया हुआ आप लोगों को? 3 सेंटीमीटर दिया होगा, और ये 12 मीटर दिया होगा अपने हिसाब मीटर में, सब तो मीटर में दिए। इतना ज्यादा थोड़ी डिफ्लेक्ट होगा, चलो ठीक है, वो सब फिजिक्स नहीं छोड़ते इसमें, क्योंकि इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कितना भी डाल दो आप, ठीक है। 3 मीटर हो रहा है, तब आपको क्या बोलेगा? इसका जो डिफ्लेक्शन होगा पार्ट वो सेंटर में सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप आगे जाते होगे तो कम होते जाएगा। एक टाइम ऐसा भी होगा कि वो डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर जितना होगा ऐसा? कभी ना कभी ऐसा पॉइंट आएगा जब वो डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आपको पूछा कि वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पर वो होगा, ये लेंथ फाइंड करना है। तो अगर मैं एज बोल दूँ तो एज पता करना है कि सेंटर से मैं कितना दूर जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन जो पहले 3 मीटर हुआ करता वो डिफ्लेक्शन कितना हो जाए? 1 मीटर जितना हो जाए। क्वेश्चन ये है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए यहाँ से एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये आपका वाई एक्सिस, ये कौन सा पैराबोला होगा? अपवर्ड। सबसे पैराबोला होगा अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/, तो आपको ए चाहिए होगा, ए के लिए कोई पॉइंट चाहिए होगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। कितना हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट? 6,3। ये पूरा 12 है, आधा कितना होगा? सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर 6 तो 36 इक्वल टू 12 है, a इक्वल टू 3, a को 3 रखा तो x स्क्वायर इक्वल टू 12y, ठीक है। अब जब यहाँ सब ये पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये मैंने एच लिया जो मैं फाइंड कर रहा हूँ, ये पॉइंट क्या होगा? h, 2 होगा, 1 नहीं होगा, क्योंकि ये अगर 1 है तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा? 2। तो आप एक्स एक्सिस से मेजर करोगे ना डिस्टेंस, तो h, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर लेते हैं h स्क्वायर इक्वल टू 24, तो h इक्वल टू √24 और देगा 2√6। ये जो आप लोगों को डिस्टेंस है तो 2√6 18।
फिर नेक्स्ट कोई 3-4 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उसको छोड़ कर कोई भी डाल ओके थे बाकी सारे। अच्छा 26 एक्सिस कैसे फाइंड करोगे? डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, रिलेशन क्या होता है एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में? तो डायरेक्ट्रिक्स का जो स्लोप होगा, एक्सिस का जो स्लोप होगा, उसका प्रोडक्ट -1। डायरेक्ट्रिक्स दिया है आपको y - x = 4, तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा 1। तो एक्सिस का स्लोप कितना होगा -1, और एक्सिस कहाँ से पास होगा? तो फोकस दिया हुआ 0,0, तो आपका पॉइंट भी है, आपका स्लोप भी है। है ना? अगर मेरे पास डायरेक्टली तो एक्सिस तो मैं आराम से ढूंढ लूंगा, फोकस भी तो दे रखा है। और कुछ यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर मैंने टाइटल मारा हुआ फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस दोनों में वैसे होता है। फोकल लेंथ और फोकल डिस्टेंस का मतलब ये है कि फोकस से लेके पैराबोला के कोई भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, एसपी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरा पैराबोला जो एसपी को पीएम पे टिका हुआ है, उसी को हमने बोला है। जो एसपी होता है उस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ। लेंथ को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। मुझे अगर वो फोकल लेंथ फाइंड करना है, एक तो ये कि अगर मेरे पास पी का कोऑर्डिनेट दे दिया जाए तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लूंगा। पैराबोला दिया ही होगा, पैराबोला देंगे तो फोकस मिल ही जाएगा मुझे, फोकस का कोऑर्डिनेट a,0, और उसके तो मुझे पी भी दिया हुआ है, तो फिर दोनों के बीच में क्या अप्लाई कर लोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला जो मिलेगा डिस्टेंस वही आपका फोकल लेंथ है। और अगर वो पी नहीं दिया हुआ या पी के दोनों कोऑर्डिनेट नहीं पता मुझे x1, या तो उल्टा बोल दूं कि फोकल लेंथ दिया हुआ है और वो मुझे पॉइंट पी ढूंढना है, तो अगर इसको अगर कंसेप्ट से सोचे, मुझे एसपी पता करना है तो एसपी इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और कंसेप्ट के हिसाब से एसपी किसके इक्वल होता है? एसपी इक्वल टू पीएम। एसपी किसके इक्वल होता है? पीएम। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -a,0। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एक्सिस से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, 0, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, 0। और हमें पता है कि एसपी किसके बराबर है? पीएम के बराबर है। एसपी इक्वल पीएम, और ये आपका अगर 90 डिग्री बनता है तो ये तक रेक्टेंगल बन गया, सही है ना? तो पीएम का लेंथ और यहाँ का लेंथ सेम होगा। ये लेंथ कितना? ये आपका वर्टेक्स है जो 0,0 है, तो 0,0 से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा? ये थोड़ी होगा x1 होगा, ये तो यहाँ पर अटक गए। ये लेंथ कितना पूरा? x1। और ये लेंथ कितना? ये कोऑर्डिनेट माइनस है, बट लेंथ तो कितना बोलोगे? ये तो मैं बोलूँ एसपी को पीएम, पर पीएम किसके बराबर है? a प्लस x1 के बराबर, a प्लस x1 के बराबर, राइट? x1 क्या है? a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये मुझे मिल जाएगा कहाँ से? पैराबोला की इक्वेशन में। सर x1 क्या है? जिस पॉइंट के लिए आप फोकल लेंथ फाइंड करो उसका x कोऑर्डिनेट, राइट? अगर मुझे p पॉइंट दे दिया जाए और फिर फोकल लेंथ पूछा जाए तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लूंगा, इसको ये पता ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब उल्टा केस हो कि आपको फोकल लेंथ दे दिया और आपको पॉइंट फाइंड करना, तो फिर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे फोकल लेंथ दिया हुआ है, मुझे अगर ये बोला जाता है कि पैराबोला है y² = 16x नाम का, इस पैराबोला पे फोकल लेंथ है
12 यूनिट। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 12 यूनिट। तो मुझे पूछा जब पॉइंट कौन सा होगा जिसके लिए उसका फोकल लेंथ 12 यूनिट। मुझे x1 y1 को मतलब पूरा पॉइंट P निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अब कैसे होगा कि अगर y = 16x आपको क्या मिल जाने वाला है, किससे डिवाइड करोगे 4x के साथ, तो a कितना होगा 4, a कितना होगा 4। तो मेरा फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0। तो अगर ये मुझे 4,0 पता है पर ये तो x1, y1 इनके बीच का लेंथ भी पता है, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अगर अप्लाई कर भी लेता हूँ तो थोड़ी मुझे x1 y1 मिलेगा, तो एक ही तो रिलेशन मिलेगा आपको। x1, y1 और 4,0 के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को 12 यूनिट दिया हुआ है, तो वहां से एक ही रिलेशन मिलेगा ना। पर अननोन कितने हैं, तो एक रिलेशन अननोन तो कैसे निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फिर वहां पर मुझे अगर ये पता होगा तो तुरंत निकल जाएगा। एसपी का मतलब क्या है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 12, ए कितना है 4, x1 पता नहीं है, तो x1 कितना हो गया 8। मुझे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता चल गया, मुझे पता चल गया कि पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, पर ये पॉइंट कहां है, तो सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो 8 y1 यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 8, x की वैल्यू 8 हो गया, y1 पता करना है, तो y1 स्क्वायर, तो y1 क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 16 8 जा 128 y1 इक्वल टू प्लस और माइनस √128 तो 8 y1 इक्वल टू प्लस और माइनस 8√2। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इस पैराबोला पे कौन से पैराबोला पे y2 इक्वल टू 16x पैराबोला पे मुझे दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं, कौन कौन सा 8, प्लस 8√2 और 8, माइनस 8√2, 8, प्लस 8√2 और 8, माइनस 8√2, और इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा फोकस तो कितना सा होगा 12। तो अगर मुझे पैराबोला का कोई भी पॉइंट फाइंड करना हो और मुझे फोकल लेंथ दिया जाए, तो ये आप लोग को बहुत इजीली आप इससे निकाल पाओगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे, किसी भी पैराबोला का फोकल लेंथ क्या होगा a प्लस x1। यही से वहां पर एलिप्स और हाइपरबोला में वहां पर a प्लस, यहाँ पर भी a प्लस ex1 ही है, बट यहाँ पर e की वैल्यू मानो तो एकदम लिखते नहीं है। एलिप्स के अंदर यही फोकल लेंथ क्या हो जाने वाला है a प्लस ex1। तो मतलब पैराबोला अगर आपको याद है तो आपको 70% प्रॉपर्टी वापस सेम टू सेम ही आएंगे, बस 20-30% एक्स्ट्रा पड़ना होगा। ये क्लियर है, इधर ये लिख लो ना।
तो आप लोग देखो जब डीपीटी का जब 24 क्वेश्चन मैंने छोड़ा तब हो जाएगा। इसमें वही बोले फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 8x whose focal distance is 8। फोकल डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, पैराबोला y square equal to 8x दिया हुआ है। पैराबोला क्या दे रखा है इसमें y square equal to 8x। 22nd क्वेश्चन में y square 8x है तो a कितना हो गया 2 और फोकल लेंथ दिया हुआ है 8, तो h कितना दिया हुआ है 8, a कितना है 2, x1 मिल जाएगा कितना हुआ 6। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया 6, y1। तो कहां पर लाई करता है पैराबोला में, सेटिस्फाई करेगा y की जगह पर y1, तो y1 का स्क्वायर इक्वल टू 48, तो y1 इक्वल टू प्लस और माइनस √48, √48 मतलब 4√3, आपका पॉइंट हो जाएगा 6, प्लस माइनस 4। तो 6, प्लस माइनस 4√3 का 2,0 से डिस्टेंस मेजर करोगे तो डिस्टेंस कितना आएगा 8 यूनिट। इसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। क्लियर है फोकल लेंथ? ओके। अब देखो, अब आप लोगों को पैराबोला में जो याद रखना है वो है उसका पैरामेट्रिक पॉइंट। जैसे सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है? सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है किसी का भी? एक मतलब ऐसा कोऑर्डिनेट जो हमेशा उस कर्व को सेटिस्फाई करता हो। स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट बताओ। स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती चाहिए। 3 बजे उठा के पूछूं मैं आपको, रात को नींद में हो तब आपको याद होना चाहिए कि ये आपका पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। स्ट्रेट लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या था? x माइनस x1 पे cos थीटा इक्वल y माइनस y1 पे sin थीटा प्लस माइनस r। तो उससे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इक्वेट करोगे तो x1 प्लस और माइनस r cos थीटा, y1 प्लस और माइनस r sin थीटा। ये याद हो जाना चाहिए आप लोगों का। ये किसका पैरामेट्रिक पॉइंट है? स्ट्रेट लाइन का, सर्कल का पैरामेट्रिक पॉइंट। जो सेंटर ऑफ 0 0 तो r cos थीटा एंड r sin थीटा। सेंटर 0, 0 नहीं हो पे h, k हो तो h प्लस r cos थीटा, k प्लस r sin थीटा। तो अभी हमें पॉइंट कंसीडर करना हो तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेने का काम इजी होता है कि एक ही अननोन होता है और जो बदलता है उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। तो वैसे पैराबोला का पैरामेट्रिक पॉइंट, चारों का पैरामेट्रिक पॉइंट आप ध्यान में रखोगे। वैसे अगर 99% केसेस में तो आप लोग का राइट साइडेड पैराबोला ही पूछते हैं, बट हमें सबका पता होना चाहिए क्या पूछेंगे अपने को पता नहीं है। यहाँ का पैरामेट्रिक पॉइंट होता है 80 स्क्वायर, 280, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब देखो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। अब पुट करो, y की जगह पर 280 रखोगे तो 4x स्क्वायर t स्क्वायर और x की जगह पर 80 स्क्वायर रखोगे तो 4a into 80 स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर t स्क्वायर आ गया। तो पॉइंट जो है वो इसको सेटिस्फाई करता है। और ये पॉइंट जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा, ये पॉइंट अगर आप अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो इससे क्या चेंज होगा, क्या चेंज नहीं होगा? ये चेंज नहीं होगा बिकॉज ये तो क्या है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, वो तो फिक्स ही होगा। तो चेंज क्या होगी? तो जो चेंज है उसको क्या बोलेंगे? तो t क्या है यहाँ पर? पैरामीटर, राइट। अब अगर उल्टा कर दिए तो आपको बोले कि 80 स्क्वायर, 280 पैरामेट्रिक पॉइंट वाला कर्व ढूंढ के दो। 80 स्क्वायर, 280 इस कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट और कर्व कौन सा होगा? तो कर्व ढूंढना होगा तो हमें किसको एलिमिनेट करवाना पड़ता है लास्ट में? पैरामीटर। तो किसको एलिमिनेट करना है? t को। तो x क्या है? 80, y क्या है? हटाना किसको है? t को। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ t? y by
ये की जगह पर रख लेता हूँ y/2 है, तो y/2 a का स्क्वायर y स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर एक बार कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y स्क्वायर इक्वल टू है ना। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामीट्रिक पॉइंट 18 स्क्वायर को 280 लेफ्ट साइडेड पैराबोला का पैरामीट्रिक पॉइंट। दोनों में कोई फर्क ही नहीं होता, तो प्लस माइनस के फर्क होता तो साइन ही तो बदलेगा। ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड एंड और दोनों में x का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आपको जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो -280 सॉरी -80 स्क्वायर -80 पुट करोगे तो 280 का स्क्वायर 4x स्क्वायर t स्क्वायर, और ये माइनस रखूंगा तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, है ना। क्योंकि y का स्क्वायर है तो नेगेटिव तो आना नहीं है, हमें तो क्या आना है पॉजिटिव। तो x जब तक नेगेटिव नहीं लूंगा तब तक नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव कैसे होगा, इसलिए x का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा -80 स्क्वायर 280। ये y स्क्वायर इक्वल -4x का पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया। अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड और राइट में क्या फर्क होगा, इस बार इसमें क्या फर्क है, x और y इंटरचेंज हो गया, तो ये पैरामीट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर 280 तो क्या हो जाएगा और जो डाउनवर्ड होगा तो उसका पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो क्या होगा 280 करेक्ट। ये चारों के पैरामीट्रिक पॉइंट याद रखना है, और जब भी हमें पॉइंट कंसीडर करना होगा हम पैरामीट्रिक पॉइंट यूज करेंगे। वहाँ पर स्लाइड में हमारा फोकल कोड क्या होता है, व्हाट इज फोकल कोड, कोड विच इज पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल कोड। इसकी अब 6 प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर ये फोकल कोड है जो कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से। तो फोकस का कोऑर्डिनेट तो a,0, फोकस का कोऑर्डिनेट तो a,0। यहाँ पर और यहाँ पर इनके दो एक्सट्रीम पॉइंट होंगे, और अभी मैंने बोला कि अब जब भी पॉइंट लेना होगा तब हम लोग x1, y1 नहीं लेंगे, तो हम क्या लेने वाले हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट। क्योंकि x1, y1 लेने में 2 अननोन होते हैं, x1 और y1, और पैरामीट्रिक पॉइंट लेने में सिर्फ एक ही अननोन होता है t। तो यहाँ का पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया a t1 स्क्वायर,
2,8,T1, तो यहाँ का पैरामीट्रिक पॉइंट 8,T2 स्क्वायर कॉमा ए नहीं बदलेगा बट टी की वैल्यू तो बदलेगी। और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर तो ऐसा बोल सकते यहाँ से जो स्लोप मिलेगा इन दो से वही स्लोप इन दो से भी मिलना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन के दो चार स्लोप तो नहीं होंगे। तो स्लोप कैसे निकालें? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सेम अगर यहाँ से निकालूंगा तो 2,8,T2 माइनस 0 अपॉन 8,T2 स्क्वायर माइनस है, तो अगर तो स्लोप सेम होगा। यहाँ से 2,8 कट, यहाँ से a कॉमन निकल के कट, तो क्या बचेगा? T1 अपॉन T1 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू T2 अपॉन T2 स्क्वायर माइनस 1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो क्या होगा? T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 इक्वल टू T2 T1 स्क्वायर माइनस T2। सबको अगर एक तरफ शिफ्ट कर लिया जाए तो T2 T1 स्क्वायर माइनस T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 माइनस T2 है ना, दोनों को सिर्फ शिफ्ट कर लिया। इससे क्या कॉमन है? T1 T2, तो क्या रहेगा अंदर? T1 माइनस T2, और यहाँ पर भी प्लस T1 माइनस T2 ही है, तो दोनों में से क्या कॉमन? वापस क्या कॉमन? T1 माइनस T2, एक फैक्टर हो गया T1 माइनस T2 एंड अनदर फैक्टर इज T1 T2 प्लस 1। इट मींस देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मे बी T1 माइनस T2 इक्वल टू 0 और मे बी T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू 0। बट अगर T1 माइनस T2 अगर 0 लिया और T1 T2 प्लस 1 इक्वल टू 0, T1 माइनस T2 0 का मतलब क्या हो गया? T1 इक्वल टू, ये कैसे पॉसिबल है? T1 और T2 सेम हो गए तो दोनों पॉइंट सेम नहीं हो जाएंगे, तो T1 और T2 सेम नहीं हो सकता, तो फिर क्या पता है? T1 T2 प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा, तो T1 T2 इक्वल टू, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट, फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है? उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? माइनस। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मुझे ये पॉइंट पता है तो मुझे ये पॉइंट भी पता है। कैसे? ये रिलेशन है ना। अब कोई अगर मुझे पूछे कि हमारे पास एक फोकल कोड है जिसका ये पॉइंट ऐसे एग्जांपल के हिसाब से, और ये सपोज पैराबोला y² इक्वल टू 16x है, और ये पॉइंट दिया हुआ है 4,8, ये पॉइंट दिया हुआ है 4,8, जो फोकल कोड का एक एक्सट्रीम पॉइंट है। तो मुझे पूछे कि ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट क्या होगा, क्योंकि इसको मैं किसके साथ इक्वेट कर लूंगा? अच्छा, ए कितना है इसका? 4, ए कितना? 4, और मेरा पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है? a t स्क्वायर कॉमा, तो a 4 है तो 4t स्क्वायर कॉमा 280। अगर कंपेयर करोगे तो 80 इक्वल 8, तो t कितना है? 1। अच्छा, यहाँ का t अगर 1 है तो यहाँ का t -1 होगा। क्यों? बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a t स्क्वायर, तो 4 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, और 8 इंटू -1, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 4, तो अगर मुझे फोकल कोड का अगर एक पॉइंट पता है तो मुझे दूसरा पॉइंट तुरंत मिल जाएगा, बिकॉज मुझे ये रिलेशन पता है। क्या है रिलेशन? T1 T2 इक्वल टू -1, जहाँ पर T1 और T2 क्या है? फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स के पैरामीटर, फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट्स के पैरामीटर, राइट। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, डिस्टेंस, उस फोकल कोड का डिस्टेंस क्या होगा? जब अब उस फोकल कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है, देखा जाए तो ये SP और इसको Q नाम दे देता हूँ। इस SP को क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया। SP को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। अगर मैं ये कोऑर्डिनेट को 80 स्क्वायर कॉमा 280 बोलूं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट को क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? अब आपको पता चल चुका है T1 T2 इक्वल टू -1 है। इसका पैरामीटर अगर T है तो इसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर क्या होगा? -1/T, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा। तो इसका पैरामीटर T ले रहा हूँ तो यहाँ का पैरामीटर क्या होगा? -1/T, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा?
a by t square comma minus 2a by t, a by t square comma minus 2a by t। इसका पैरामीटर t, तो इसका पैरामीटर कितना -1 by t, -1 by t ना, यहाँ पर -1 by t डालोगे तो -1 by t का स्क्वायर, तो a by t स्क्वायर, यहाँ पर -1 by t डालोगे तो -2a by t। इसके दो सेगमेंट है इस फोकल कोड के, कौन कौन से दो सेगमेंट के, SP और SQ। इसको भी फोकल लेंथ बोलेंगे, इसको भी फोकल लेंथ बोलेंगे। तो मैं तो बोलूँ तो PQ का लेंथ फाइंड करना, तो PQ किसके बराबर है, SP प्लस SQ। मतलब एक काम ये भी कर सकता, डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकता, बट मुझे वो भी नहीं करना, उसमें भी क्यों टाइम लगा। SP is called focal length, SP is also called focal length। और अभी हमने फोकल लेंथ की मैंने आपको कंसेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, a plus x1, x1 मतलब x कोऑर्डिनेट, a plus at स्क्वायर और SQ का लेंथ a plus a by t स्क्वायर, a plus a, अच्छा 2a और सब में से a कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या मिला t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 by t स्क्वायर। ये 2a at स्क्वायर और a by t स्क्वायर में कॉमन है ना, क्या मिला t स्क्वायर प्लस 2 प्लस, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इस आइडेंटिटी है, इसकी आइडेंटिटी है t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर है, क्या हो गया a इंटू t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे फोकल कोड का लेंथ फाइंड करना हो तो मुझे कोई एक वर्टेक्स भी पता होगा ना, तो भी मैं ढूंढ लूंगा, मुझे दूसरा वर्टेक्स भी मिल जाएगा। ये तो मेरा वाला इक्वेशन से मिल जाएगा, तो सिर्फ चाहिए क्या साथ में t, तो t तो इसका ही पैरामीटर है, ये पॉइंट पता हो या ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोकल कोड का लेंथ फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, a इंटू t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर, a इंटू t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यही फोकल लेंथ को s का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0, s का कोऑर्डिनेट क्या होता है a, 0। तो अब अगर ये जो SP है उसका अगर स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ SP क्या होगा, 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। तो a और a कैंसिल, क्या मिलेगा 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1। और अच्छा ये जो स्लोप है, स्लोप को हम टेन थीटा भी बोल सकते हैं। स्लोप क्या होता है आपका टेन थीटा, तो ये स्लोप जो है किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। स्लोप किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। अभी जब 2t अपॉन t स्क्वायर माइनस 1 है, ऑलरेडी हमारे पास, मतलब मैं क्या करने की ट्राई करूँ, जो PQ का लेंथ ढूंढना है ना, काफी बार ऐसा भी होगा कि जैसे हमें पता चल गया इसका लेंथ अगर फाइंड करना PQ का, मुझे दोनों पॉइंट भी नहीं चाहिए, एक पॉइंट से भी काम हो जाता है, पर एक भी पॉइंट ना दिया होता, दोनों दिया तो बहुत अच्छी बात है, पर दोनों नहीं दिया, एक भी दिया तो भी मेरा काम हो रहा है, बट दोनों में कुछ भी नहीं दिया और फिर भी बोलते हैं फोकल लेंथ निकाल। तो उस केस में उसके मैं दूसरी फॉर्मूला आपको बना के दे रहा हूँ। एक ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि फोकल लेंथ फाइंड करने तो किसके बराबर होगा, a इंटू टी प्लस 1 by t का होल स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ पर है 2t by t स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 1 by 2t, सेपरेट करोगे तो t माइनस 1 by t है ना, t स्क्वायर बाई t क्या हो जाएगा t, और यहाँ पर 1 by t माइनस 1 by t, करेक्ट। यहाँ पर हमें t माइनस 1 by t मिल रहा है, बट जो हमें फोकल लेंथ मिला था यहाँ पर वो t प्लस 1 by t, वो t प्लस 1 by t और उसका भी स्क्वायर था। मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूँ, तो cos थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, और यहाँ पर t माइनस 1 by t का होल स्क्वायर। मुझे t माइनस 1 by t के होल स्क्वायर को अगर t प्लस 1 by t का स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो इसको क्या लिखूं, मुझे t माइनस 1 by t का स्क्वायर को t प्लस 1 by t के स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, तो क्या लिखा जाए, t प्लस 1 by t का होल स्क्वायर
-4। तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा टी स्क्वायर, इसका थर्ड टर्म क्या होगा, इसका भी फर्स्ट टर्म क्या होगा टी स्क्वायर, इसका भी थर्ड टर्म क्या होगा। तो दोनों में से किसका फर्क होता है मिडिल टर्म का। इसका मिडिल टर्म कितना, इसका मिडिल टर्म कितना, और आपको चाहिए -2, तो +2 में -4 करोगे तभी तो -2 आएगा। तो इसलिए आप लोगों ने -4 बोला। अब ये 4 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 4 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। ये -4 को भी तरफ शिफ्ट करूंगा तो +4 इक्वल टू t प्लस 1/d का होल स्क्वायर। ठीक है, t प्लस 1/d का होल स्क्वायर। तो मुझे t प्लस 1/d का स्क्वायर की वैल्यू मिल गई कितना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4। क्या कॉमन है 4, क्या रहेगा अंदर व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है cos स्क्वायर थीटा। तो t प्लस 1/d का स्क्वायर क्या मिला आपको 4 cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 4 cos स्क्वायर थीटा के बराबर है। इसका जो PQ का लेंथ की और एक फॉर्मूला मिल गया a into 4 cos स्क्वायर थीटा के बराबर क्या रख दिया जाए 4 cos स्क्वायर थीटा। तो PQ का लेंथ की और एक फॉर्मूला मिली, क्या मिला 4a into cos स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे पॉइंट ना दिया जाए बट मुझे फोकल कोड का इक्वेशन दिया हो, एक होगा कि आपको फोकल कोड का एक्सट्रीम पॉइंट दे दिया जाएगा तो फिर तो ये यूज कर लें, बट वो फोकल कोड का एक्सट्रीम पॉइंट नहीं दे के आपको फोकल कोड का इक्वेशन दिया जाए और फिर पूछा जाए कि उसका लेंथ निकालो। तो अगर मुझे ये नहीं पता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और पैराबोला को सोल्व करके पॉइंट पहले निकालना पड़ेगा। अगर आपको इक्वेशन दिया वो आपको डायरेक्टली पॉइंट नहीं दिया है तब क्या करोगे, उस इक्वेशन को और पैराबोला को सोल्व करके ये दोनों पॉइंट निकाल लोगे और फिर दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला। बट वो लेंथी होगा, पॉइंट निकालने में टाइम लगेगा, तो निकालने के डायरेक्ट इससे कर लेना 4a into cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा कैसे मिलेगा, cos थीटा कैसे मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला पे मुझे ये y स्क्वायर को 16x पैराबोला पे फोकल कोड है ये उसका फोकल कोड है, y स्क्वायर 16x पे फोकल कोड है। मुझे इस फोकल कोड का लेंथ चाहिए तो क्या करूं, मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा तो दूंगा बट यूज करना भी तो आना चाहिए। आपको ये पता चल गया कि भाई अगर आपके पास फोकल कोड का इक्वेशन हो, आपके पास अगर एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो तो आपको इसको यूज करना चाहिए। बट इसको यूज करेंगे कैसे, उसके लिए कोसेक थीटा चाहिए। कोसेक थीटा कैसे मिलेगा, इसका स्लोप पता है कितना है 2, वो स्लोप मतलब कौन tan थीटा, तो tan थीटा 2 है तो cos थीटा कितना 1/2 एंड व्हाट इज 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 प्लस 1/4 5/4। तो मेरा cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया 5/4। तो मेरा PQ का लेंथ कितना देगा 4 into a कितना है इसका 4 into cos स्क्वायर थीटा कितना है 5/4, 4 कैंसिल, तो फोकल कोड का लेंथ कितना हो गया 20। तो आपका फोकल कोड का लेंथ फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूला है। पॉइंट पता हो तो इसको लगाना चाहिए, पॉइंट नहीं पता आपको कि इक्वेशन या उसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे, हो सकता है कि आपको पूरा इक्वेशन भी ना दे और फिर अगर ऐसा दे दे कि उस फोकल कोड का लेंथ फाइंड करके दो जो फोकल कोड एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री बना रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस 135 डिग्री बना रहे क्यों दिया होगा, स्लोप मिलता है, कितना देगा स्लोप 10 135 10 मिलेगा तो फिर 46 तक पहुंच जाऊंगा। ये वो उसका थर्ड प्रॉपर्टी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली प्रॉपर्टी, इसके दो सेगमेंट है किसके फोकल कोड के, कौन कौन सा SP एंड SQ है ना। इसके दो सेगमेंट कौन से SP और SQ। उसका हार्मोनिक मीन कहते हैं। मतलब हार्मोनिक मीन यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनिक मीन हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, AB का रेसिप्रोकल। A और B का हार्मोनिक मीन कैसे लेते हैं,
2ab अपॉन a प्लस b, 2ab अपॉन। तो वैसे मुझे हार्मोनिक मीन चाहिए, हार्मोनिक मीन ऑफ sp एंड sq। क्या होगा हार्मोनिक मीन ऑफ sp एंड sq? ट्वाइस ऑफ sp into sq डिवाइडेड बाय sp प्लस sq। sp और sq का हार्मोनिक मीन क्या होगा? ट्वाइस ऑफ sp into sq अपॉन sp प्लस sq। करेक्ट? sp मतलब एक फोकल लेंथ और sq भी एक फोकल लेंथ, सही है। तो अब अगर इसको फर्दर सोल्व किया जाए तो sp कितना? अरे sp प्लस sq, sp प्लस sq तो क्या हो जाएगा? pq, जिसका लेंथ हमें पता है कितना? a into t plus 1/t का होल स्क्वायर, और ऊपर sp into sq। sp कितना है? sp a प्लस at स्क्वायर। sp क्या होता है? a प्लस h1 ना, और sq a प्लस a by t स्क्वायर डिवाइडेड बाय sp प्लस sq, वो किसके बराबर? pq, और pq का लेंथ a into t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन? a, यहाँ से भी क्या कॉमन? a, तो a कितनी बार बाहर आएगा? 2 बार। इसका a अलग, इसका a अलग, तो ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। अंदर क्या बचा? 1 प्लस t स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 1/t स्क्वायर, और नीचे a into t प्लस 1/t का होल स्क्वायर a एक बार। कैंसल? कैंसल ना? ऊपर या तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, एलसीएम ले लो। कैसे? सपोज ब्रैकेट ओपन कर तो 1 into 1 is 1 प्लस 1/t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, और t स्क्वायर जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये तो कट हो जाएगा, तो वापस क्या बचेगा? प्लस 1। ये क्या बना आपका? t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2। ये तो किसका स्क्वायर हो गया? t प्लस 1/t का होल स्क्वायर हो गया ये तो t प्लस 1/t का होल स्क्वायर हो गया। इसका भी स्क्वायर करो तो यही तो आएगा। तो ये और ये पूरा का पूरा, उससे बचा ही क्या? सबसे ज्यादा फोकल कोड की यूज होती हुई प्रॉपर्टी, फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन सेमी लेटर सिस्टम देता है। क्या देता है? सेमी लेटर सिस्टम का लेंथ कितना? सेमी मतलब कितना? आधा, तो कितना हो गया? 2a। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रॉपर्टी हो पैराबोलिक हाइपरबोला तीनों में सेम टू सेम। 2a नहीं होगा तो वहाँ का फोकल लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम बदल जाएगा, पर प्रॉपर्टी यही है कि आप लोग का फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन जो होता है वो सेमी लेटर सिस्टम के बराबर होता है। ऐसे याद रखना, 2a होता है ऐसे मत याद रखना। क्या याद रखोगे? फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन सेमी लेटर सिस्टम के बराबर होता है, फिर वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला। तो जब मुझे पैराबोला पता हो ना पता हो, अगर मुझे सिर्फ SQ का लेंथ दे दिया जाए तो भी मैं लेटर सिस्टम अगर एक प्रॉपर्टी पता है। लेकिन अगर आपको पैराबोला नहीं दिया बट आपको बोलते हैं कि पैराबोला का लेटर सिस्टम का लेंथ फाइंड करके दो जिसके दोनों सेगमेंट मतलब फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का लेंथ 4 nt यूनिट है। मुझे पैराबोला दिया ही नहीं, उसके क्या दिया है? पैराबोला के फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का लेंथ दे रखा है। तो मुझे ढूंढना क्या है? लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आपसे होगा ही ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो मैं क्या करूँगा? इसका हार्मोनिक मीन ढूंढ लूंगा। क्या होगा हार्मोनिक मीन? कैसे निकालता है? ट्वाइस ऑफ 4 into 6 divided by 4 plus 6। तो कितना देगा? 4 to the 8, 8 6 the 48, 48 by 10, तो 4.8 या 4.8 किसकी वैल्यू मिली? 2a की वैल्यू मिली। सेम लेटर आपका लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होगा? 4 है, इसका डबल कर लूंगा तो 9.6। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी था
कि फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट -1 होता है। सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ के लेंथ को लेके a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर या तो फिर 4a cos x स्क्वायर थीटा, दोनों में से जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड आप उसको यूज करिए। और फोर्थ का फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन जो होगा किसके बराबर होगा, सेमी लेटेस्ट सेक्टर के बराबर। किसके बराबर होगा, सेमी लेटेस्ट सेक्टर के बराबर। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर ये आप लोगों का फोकल लेंथ है, ठीक है, एसपी इज फोकल लेंथ। ऐसे कितने फोकल लेंथ होंगे, बहुत सारे है ना, एस पॉइंट तो एसपी एसक्यू एसआर बहुत सारे निकाल सकता हूँ। इसमें से किसी भी फोकल लेंथ को अगर मैं डायमीटर लेके अगर सर्कल बनाऊं तो सारे के सारे सर्कल जिसमें फोकल लेंथ जो है वो आपका डायमीटर है, वो सारे के सारे जो सर्कल होंगे और टेंजेंट वर्टेक्स को जाके टच करेंगे। तो सारे के सारे किसको जाके टच करेंगे, टेंजेंट वर्टेक्स को जाके टच करेंगे। मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट देखो मत जीरो, टी का कोऑर्डिनेट 18 स्क्वायर कोमा 280 और मुझे अभी सर्कल का इक्वेशन चाहिए तो सर्कल का कौन सा फॉर्म यूज करूं, डायमेट्रिक फॉर्म, बिकॉज ये दोनों डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट है। तो डायमीटर के एक्सट्रीम पॉइंट है तो क्या होगा, a माइनस 80 स्क्वायर सॉरी x माइनस a इंटू x माइनस 80 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 इंटू y माइनस 280 इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। ऐसे कितने सर्कल्स होंगे, कितने सर्कल्स होंगे, तो ऐसे फोकल लेंथ तो बहुत सारे होंगे और वो सारे के सारे सर्कल किसको टच करेंगे, मुझे प्रूव करना, किसको टच करेंगे, ऐसे मत कहते थे ना वाई एक्सिस को, क्योंकि वाई एक्सिस को कल उससे शिफ्ट कर दिया है तो टेंजेंट, तो मुझे प्रूव करने के टेंजेंट वर्टेक्स को टच करना है। तो अभी ये जो टेंजेंट वर्टेक्स वो कौन है, वाई एक्सिस के इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू, बहुत सारे तरीके प्रूव करने का, बट मुझे लगता है सबसे इजी यही है ना कि अगर मैं इसमें x को 0 रखूं और अगर मुझे एक ही अगर रूट मिले जैसे कब हो सकता है जब उसको टच कर रहा होगा। अगर मुझे x को अगर 0 रखने पर अगर एक ही सॉल्यूशन मिलता हो तो फिर ऐसा कब होगा जब उसको टच करके निकल जाता हो। x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये 0 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर टी स्क्वायर और यहाँ पर क्या बन रहा है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 280y। ये 4D बना, 4D के वैसे तो दो रूट हो सकते थे, दो रूट कब होते हैं, इसके दो रूट कब होते हैं, नहीं रियल तो दो रूट थोड़ी होते हैं, रियल तो एक भी रूट होता है। ये जब सर्कल इसको दो पॉइंट पर कट करता होता है, इसके दो रूट कब मिलते हैं, जब ये सर्कल इस लाइन को कितनी बार कट करता होगा, 2 बार, तो उसके दो रूट मिलते हैं। बट अगर इसका एक ही रूट मिलेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टच करके निकल जाएगा। और अगर रूट ही नहीं मिलता तो टच ही नहीं करता होगा। बट आप अगर ध्यान से देखोगे वाई स्क्वायर माइनस 280y प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर तो वाई माइनस 80 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर ये y माइनस 80 का होल स्क्वायर अगर 0 है तो y माइनस 80 को 0 होना पड़ेगा। तो y की एक ही वैल्यू मिल रही है, कौन सी, 80। तो एक ही सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब वो उसको टच करके निकलता। तो क्या आप लोग अपने जब लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि फोकल लेंथ को डायमीटर मान के बनाए गए सारे सर्कल्स का टेंजेंट जो होगा वो कौन बनेगा, टेंजेंट वर्टेक्स। या तो सारे के सारे सर्कल किसको जाके टच करेंगे, टेंजेंट वर्टेक्स। तो क्वेश्चन कैसे देते हैं, पैराबोला का इक्वेशन भी देते हैं, फिर बोलते हैं कि उस पैराबोला का नहीं, फिर बोलते हैं कि इस पैराबोला पे जितने भी फोकल लेंथ को लेकर डायमीटर बना होगा वो सब जिसको जाके टच कर जाए, मतलब सबका जो कॉमन टेंजेंट होगा वो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के, सबका जो कॉमन टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन निकाल के। तो कॉमन टेंजेंट कौन है सबका, टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो मुझे उस पैराबोला का क्या ढंग से देना है, टेंजेंट एट वर्टेक्स। फिर वो स्टैंडर्ड, अच्छा मैं जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ किसके लिए पढ़ा रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। पर प्रॉपर्टी को क्या फर्क पड़ेगा, स्टैंडर्ड हो कि शिफ्टेड हो कि रोटेशनल है, तो थोड़ी कि शिफ्टेड में प्रॉपर्टी बदल जाएगी। जो भी आपको अभी पढ़ा रहा है सब कुछ हर जगह एप्लीकेबल है, पर वो शिफ्टेड में भी एप्लीकेबल है, रोटेशनल में भी एप्लीकेबल है।
ठीक है। ये उसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी। और सिक्स प्रॉपर्टी में ऐसा है, और सिक्स प्रॉपर्टी अच्छे समझिएगा। ये फोकल लेंथ था, अब एक फोकल कोड है। फोकल लेंथ और फोकल कोड में क्या फर्क होता है? फोकल कोड के दो सेगमेंट होते हैं, दो फोकल लेंथ होते हैं, एक एसपी और एक एसक्यू। एसपी और एसक्यू, और पूरा पीक्यू आपका फोकल लेंथ है, और सॉरी फोकल कोड है। और एसपी और एसक्यू को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। अब एक पीक्यू को डायमीटर बना के सर्कल बनाया। पहले किसको सर्कल बनाया था? पीक्यू को, सिर्फ एसपी को डायमीटर मान के सर्कल बनाया था। अब मैं किसको सर्कल बना रहा हूँ? पीक्यू को डायमीटर मान के सर्कल बना रहा हूँ। पीक्यू को जब आप डायमीटर बता, ऐसे कितने फोकल लेंथ होंगे? ऐसे कितने फोकल कोड होंगे? ऐसे कितने फोकल कोड होंगे? इनफाइनाइट। ऐसे कितने होंगे? वो सारे के सारे सर्कल जिसके लिए पीक्यू जो है वो डायमीटर है, जैसे जितने भी सर्कल बनते होंगे वो सारे के सारे सर्कल जाके डायरेक्ट्रिक्स को टच करेंगे। इसको जाके टच करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स को टच करेंगे। फोकल लेंथ को जब आप डायमीटर मान के सर्कल बनाते तो किसको जाके टच करता है? टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है। और फोकल कोड को जब डायमीटर मान के सर्कल बनाते तो किसको जाके टच करता है? डायरेक्ट्रिक्स को जाके टच करता है। तो इसको भी अगर प्रूव करें तो वापस वही कर लेंगे। टी का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर कॉमन 280, क्यू का कोऑर्डिनेट a/t स्क्वायर कॉमन -2a/t, a/t स्क्वायर कॉमन -2a/t। अब इसको मैंने डायमीटर माना है तो सर्कल का इक्वेशन x माइनस 80 स्क्वायर इंटू x माइनस a/t स्क्वायर, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये मेरा सर्कल का इक्वेशन आ गया। और हम प्रॉपर्टी है कि ये सर्कल हमेशा जाके किसको टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स को जाके टच करेगा। कहाँ जाके टच करेगा? डायरेक्ट्रिक्स को जाके टच करेगा। और अगर प्रूव करने तो क्या करूँ? तो हाँ, डायरेक्ट्रिक्स को जाके टच ही करता होगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू माइनस x इक्वल टू, तो x की जगह पर जब मैं इसमें माइनस से रख के इसको सिंपलीफाई करूँ तो इसके से कितने रूट मिलने चाहिए? एक की रूट मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पर वही किया था ना, x को 0 रख के पुट करो तो एक रूट मिला। सेम यहाँ पर x को माइनस से रख के करोगे तो एक की रूट मिलता है। तो ठीक है, चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा कि फोकल कोड को डायमीटर मान के सर्कल बनाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स को जाके टच करेगा, और फोकल लेंथ को डायमीटर मान के बनाओगे तो टेंजेंट एट वर्टेक्स को जाके टच करेगा। क्लियर? पीछे प्रॉपर्टी लिखो। अब इसके बेस पर जब क्वेश्चन आएंगे तो फिर बनने चाहिए।
हाँ ये प्रॉपर्टी कौन सा हुई? तो फर्स्ट क्या था? फोकल कोड के एक्सट्रीम पॉइंट के पैरामीटर का प्रोडक्ट माइनस का सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी लेंथ को लेके क्या है? लेंथ a into t plus 1/t का होल स्क्वायर और दूसरा 4a into cos x square थीटा 4 sp and sq sp और sq मतलब फोकल कोड के दोनों सेगमेंट का हार्मोनिक मीन क्या देगा? सेमी इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रम सेमी इलेक्ट्रिक ये याद करना है। फिर फोकल लेंथ को डायमीटर 1 से सर्कल बनाऊंगा तो उसको जाके टच करेगा टेंजेंट वर्टेक्स पर फोकल कोड को डायमीटर 1 से सर्कल बनाऊंगा तो डायरेक्ट ठीक है ना। इसके अंदर ऐसे देख रहा था एक क्वेश्चन लिखा मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कोड ऑफ ए पैराबोला एंड सर्कल कैन बी इक्वल टू मतलब कोई भी पैराबोला और सर्कल के बीच में मैक्सिमम कॉमन कोड कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमम तो 0 बन सकते हैं इंटरसेक्ट ना करे तो बट मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? कोई भी सर्कल और पैराबोला के बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कोड कितने बन सकते हैं? Maximum number of common chords. Infinite maximum. कितने? ये पीएचडी का क्वेश्चन वैसे चाहिए। Maximum number of common chords between circle and parabola. अरे सर्कल है ये छोड़ो कॉमन कोड को छोड़ो मुझे बताओ सर्कल और पैराबोला के बीच में मैक्सिमम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 तो सर्कल पैराबोला को कितनी जगह पर कट कर सकते हैं? अगर ये है कि सर्कल को कितनी जगह पर कट कर सकते हैं तो 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट को यूज करके आप लाइन कितनी बना सकते हो? जितनी लाइन बनेगी उतनी तो कॉमन कोड होंगे। 4 पॉइंट यूज करके लाइन कितनी बनती है? 4 6 कॉमन कोड बनेंगे। कितने कॉमन कोड बनेंगे? मैक्सिमम 4 6 बनेंगे। अब ये कैसा क्वेश्चन है? 25 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? 25 टाइम्स x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3x माइनस 4y प्लस 7 का स्क्वायर। ये पैराबोला का इक्वेशन है। बोलते इसका लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना होगा? एक पैराबोला का इक्वेशन है तो बोलते इस पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना है? ये होगा प्लस 7 डायरेक्ट बराबर। ये पैराबोला का कौन सा फॉर्म दिया हुआ है? कौन सा? रोटेशनल कौन सा फॉर्मेट में दिया हुआ है? SP इक्वल CM दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? ये 25 को अगर आप डिवाइड में ले जाते हो और दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करते हो तो रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 4y प्लस 7 अपॉन 5 आ जाएगा। तो एक तो y का बर्कले डिस्टेंस नहीं बन गया 9 प्लस 16 25 का स्क्वायर रूट। CM क्या होता है? बर्कले डिस्टेंस भी तो होता है और SP क्या होता है? वेबर पॉइंट से लेके फोकस का तो फोकस क्या दिया हुआ है? 2,3 और डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया हुआ है? वो सेंटर क्लिक हो जाना चाहिए। तो SP को PM दिया हुआ है और जैसे फोकस मिला डायरेक्ट्रिक्स मिला तो फोकस से लेके डायरेक्ट्रिक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुए उसका डबल कर लेंगे तो ठीक है। अगर कोई भी पैराबोला दिया जाए तो बोला नहीं कि उसका y इंटरसेप्ट का लेंथ फाइंड करते तो क्या करोगे? पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 6। क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ y कट ऑफ बाय द पैराबोला। इस पैराबोला का y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना?
इंटरसेप्ट का लेंथ। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? क्या करेंगे? एक्स को 0 रखेंगे। भाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस पर जहां पर कट करता होगा उसके बीच का लेंथ। तो वाई एक्सिस के पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक्स को अगर 0 रखा तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके दो फैक्टर y माइनस 2n, तो y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो उसके बीच का गैप कितना है? 1 इनका। तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 1। x इंटरसेप्ट ढूंढना होता है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों की टीपीपी में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था वो यही था, फोकल कोड की लेंथ फाइंड प्रूव करना। तो मैंने आपको कर दिया, तो लास्ट वाला कर दिया। लास्ट क्वेश्चन देखो, तो यही प्रूव करना आप लोगों को। उसका जो फोकल लेंथ हो a × t + 1/t का होल स्क्वायर होता है। तो ये नेक्स्ट टेंजेंट पे आ जाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कितने फॉर्म याद रखने होते हैं टेंजेंट के अपने को? टी। कौन कौन सा? पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म क्या रिप्लेसमेंट है? y² = 4ax पैराबोला पे x1, y1 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन। रिप्लेसमेंट याद करा दो। x² की जगह पर क्या रखे थे? x(x1) y² की जगह पर, y(y1) x की जगह पर, x + x1/2 y की जगह पर, xy का टर्म आएगा xy1 + x1/2। बस कंडीशन क्या? पॉइंट कहाँ होना चाहिए? कर्व पे होना चाहिए। तो ये कर्व पे है। x1, y² की जगह पर क्या रखेंगे? y(y1) x की जगह पर क्या रखेंगे? x + x1/2 4। तो y(y1) = 2a × x + x1। ये सब चीज को याद रखने की जरूरत नहीं। रिप्लेसमेंट आपको याद है तो रिप्लेस कर देना, तो आपको उसका पॉइंट फॉर्म मिल जाएगा। सेकंड, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म नाम में देखो ना, पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक पॉइंट लेके चलना होगा। x1, y1 की जगह पर क्या लेके चलोगे? 80² 280 है ना। आगे अभी पढ़ा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? 80², तो 80² 280 से पास होने वाला टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये पॉइंट फॉर्म उसमें y1 की जगह पर 280 रख लेते हैं और x1 की जगह पर x1 की जगह पर 80² रखने से 2 कैंसल। तो y = x/t + 80। ये एक बार कट हो जाएगा तो क्या बनेगा? y = x/t + 80। तो वापस ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। और किया मैंने सिर्फ x1, y1 की जगह पर पैरामेट्रिक पॉइंट को रिप्लेस कर लिया है। अगर भूल जाओ तो ऐसे डिराइव कर लेना। पॉइंट फॉर्म आपको याद है। पॉइंट फॉर्म में बस x1 की जगह पर 80² और y1 की जगह पर 280 रिप्लेस करोगे तो आपका टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म मिलेगा। वो क्या हो गया? y = x/t + 80। थर्ड जो फॉर्म है वो सबके लिए अलग अलग होते हैं, जो हमें याद करना पड़ता है। सर्कल का स्लोप फॉर्म याद कराओ। y = m(m)(x) + -r × m² + 1। y को mx + -r × m²। और ये कहाँ से लाए? ये क्या किया था? y = mx + -r × m² + 1 कहाँ से आया? y को mx + t लिया तो बराबर। तो t की वैल्यू कैसे बनी थी? r × m²। क्या यूज किया था? सर्कल का अंदर टेंजेंट में ही तो कंसेप्ट होता है। p = r। कहाँ से लाए थे? सेंटर से लेके y = mx + t के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को किसके साथ इक्वेट किया था? r के साथ। तो मुझे c की वैल्यू मिली थी। बट यहाँ पर तो ऐसा होता ही है p = r जैसा। तो फिर यहाँ पर अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, फिर वो पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो।
उसमें ऐसा कोई प्रॉपर्टी थोड़ी होती कि सेंटर से लेके पर्टिकुलर डिस्टेंस रेडियस होता है, तो कुछ होता ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मुझे प्रूव करना है या जानना है कि y इक्वल टू mx प्लस c को y इक्वल टू mx प्लस c को अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टेंजेंट बनना है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो भाई सिंपल है कि और कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है कि y इक्वल टू mx प्लस c जब मैं इसके अंदर पुट करूं तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलना चाहिए, क्यों? बिकॉज उसको एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जा रहा है, और y की जगह पर जो आप इसमें पुट करोगे mx प्लस c, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए y की जगह पर क्या रखेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बन रहा है, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mxc या mcx माइनस 4ax प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, ब्रैकेट ओपन कर लिया। m स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ mc माइनस 4a प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 0, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ओनली वन रूट। और क्यों एक ही रूट होगा, क्यों इसका एक ही रूट होगा, क्योंकि टेंजेंट है, तो टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करके जाता है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक रूट का होता है। एक्चुअली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट होता ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट तो दो ही होंगे, बट दोनों रूट इक्वल तो हो सकते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल कब होते हैं, टेंजेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट कब होगा, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा। भाई किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस, और ऐसे बी क्या है इसका, ये बी है उसका स्क्वायर, तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, a का काम कौन करेगा, m स्क्वायर, और c का काम कौन करेगा, और इसको क्या होना पड़ेगा, 0। क्या कॉमन है यहाँ से, 2 स्क्वायर के बाहर आएगा, तो मतलब ब्रैकेट के बाहर आएगा 4, वो 4 और ये 4 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा, mc माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। ब्रैकेट को ओपन करो, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4amc प्लस 4a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0, तो प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर भी कर। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 4a, क्या कॉमन है 4a, तो क्या बचेगा, 4a कॉमन है तो a माइनस mc इक्वल टू 0। तो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी, पहली या तो a 0 हो जाए या तो a माइनस mc 0 हो जाए। a 0 हो सकता है क्या, a मतलब क्या, तो जब वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस ही नहीं होगा तो पैराबोला कैसे बनेगा, ये पॉसिबल, सिर्फ यही पॉसिबल है। किसके हिसाब से आपकी c की वैल्यू कितनी आ गई, ये भाई a इक्वल टू mc, तो c कितना आ गया, c को ढूंढना होता है, तो c मिल गया कि अगर y इक्वल टू mx प्लस c को y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टेंजेंट बनना है तो सिर्फ टेंजेंट तभी बन पाएगा जब c की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, a बाई c किसके इक्वल हो जाए, a बाई, तो c की जगह पर a बाई m इसका टेंजेंट हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस a बाई, ये पैराबोला का टेंजेंट का स्लोप कैसे बना, तो y इक्वल टू mx को जब इसके साथ सॉल्व करवाए तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना उसका एक ही रूट होगा बिकॉज़ टेंजेंट है, और उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 होना पड़ेगा। तो वहां से फिर सर्कल में इसकी जरूरत नहीं पड़ी इतना लंबा मेथड की, क्यों, बिकॉज़ वहां पर p इक्वल टू r का कंसेप्ट था जो पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं होता। तो पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में यही करना पड़ेगा कि y इक्वल टू mx प्लस c को इक्वेशन में डालेंगे और उसका डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। और एक चीज और फिर लिखना, ये और ये दोनों टेंजेंट है, मतलब दोनों एक ही आदमी की बात कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है, बट बंदा तो एक ही है, टेंजेंट। अगर इसको कंपेयर करते हो तो आपको t और m के बीच में रिलेशन दिखता होगा, m इक्वल टू 1/t, मतलब m और t एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दिख रहा है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1/t है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट m है, तो m इक्वल टू 1/t। इट मींस
पैराबोला के टेंजेंट का पैरामीटर t और m एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, t इक्वल टू 1/m। ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 80² 280, और रिलेशन क्या मिला, t इक्वल टू, तो t की जगह पर अगर 1/m रख दूंगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा मुझे, t की जगह पर 1/m, तो क्या हो गया ये पॉइंट a/m² 2a/m, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सर्कल का याद कराओ, सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था, प्लस माइनस r²m/g, माइनस प्लस r²/g। यहाँ पर क्या है, a/m², 2a/m। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी चेंज तो भी डायरेक्टली a/m², 2a। तो काफी सारे कंसेप्ट सीखे हमने, तो 6 कंसेप्ट, 6 कहाँ है, पहले तो फोकल लेंथ से चालू किया था, फोकल लेंथ a+x1 होता है वो सीखा, फिर 6 फोकल कोड की प्रॉपर्टी सीखी, और ये टेंजेंट के सारे। बल्कि टेस्ट में आप लोगों को सर्कल और पैराबोला दोनों आएगा, दोनों में कहाँ से पूछूंगा मैं, डिफिकल्ट टेक्स्ट बुक में नहीं, और इसमें काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको सेकंड टाइम भी मैंने टेस्ट किया कोई सर्कल तो नहीं जाता है, तो इसलिए डीपीपी अच्छे से करो, ठीक है। पैराबोला तो अभी आज ही हुआ है, तो